अस्सलाम वालेकुम गाइस। नेक्स्ट वन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट द सब मॉड्यूल यू के डिस्क्राइब इन द एग्जांपल ऑफ एफ ऑफ एक्स सब मॉड्यूल्स आर ऑल ऑफ द एफ ऑफ एक्स सब मॉड्यूल फॉर द शिफ्ट ऑपरेटर। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पे हम एक ले लेते हैं अफाइन एन स्पेस अफाइन स्पेस एफ ऑफ एन। ये हमारे पास किसकी इक्वल होती है, x1 x2 x3 सो ऑन xn तक। अब हम ऑपरेटर को हमेशा टी से डिनोट करते हैं, तो इस अफाइन स्पेस पे हम टी ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे x1 x2 x3 सो ऑन xn। जब इस पे शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, फर्स्ट टर्म को 0 कर देता है, सेकंड टर्म को एज इट, उसके बाद वाले टर्म्स को एज इट लिख देता है। ठीक है, ये है हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर। अगेन रिपीट कर देती हूँ, शिफ्ट ऑपरेटर को हमने देखा एक अफाइन स्पेस एफ एन स्पेस हमारे पास किस तरह की होती है, x1 x2 सो ऑन xn तक एलिमेंट्स होते हैं इसमें। जब इस पे टी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब टी ऑपरेटर इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म को 0 कर देगा और बाकी टर्म्स को एज इट लिख देगा। ठीक है, ये हमारे पास है शिफ्ट ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो हम एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, ये क्या एक्चुअली हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस तक है, और इनमें जो फील्ड है वो क्या है, सेम है। ठीक है, सेम फील्ड है, चाहे वो आर हो जाए चाहे वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाए, फील्ड सेम है हमारे पास। अब ये एफ ऑफ एक्स हम किस तरह लिखते हैं, ये एक्स जो है ये एक्शन है किसका, इस वेक्टर स्पेस वी का। ठीक है, इस फील्ड के ऊपर। ओके, अब हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। नोट सिंस एफ इज आ फील्ड, हमें पता है जो एफ क्या है, ये फील्ड है। देन इफ आ कंपोनेंट कंटेन्स आ 0, जैसा कि अगर हम ये फील्ड में ये जो कंपोनेंट है एक्स के कंपोनेंट होते हैं, या किसी भी वेक्टर अगर हम लेते हैं, लेट्स सपोज x1 x2 सो ऑन xn तक, ये हमारे पास क्या थे, ये एक वेक्टर है और इसके अंदर के एलिमेंट लेते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो वन एलिमेंट है ये क्या कहलाता है, इस वेक्टर का कंपोनेंट भी कहलाता है, एलिमेंट भी कहलाता है, और इसको और भी कहते हैं कुछ। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा, देन इफ आ कंपोनेंट कंटेन्स अ 0, अगर उसके कंपोनेंट इस फील्ड के कंपोनेंट में 0 कंटेन करे एलिमेंट, देन कंपोनेंट ऑफ द सब मॉड्यूल मस्ट कंटेन्स ऑल ऑफ द फील्ड 0। ठीक है, अगर हमारे पास इसके वेक्टर वी के कंपोनेंट में सारे एलिमेंट इस तरह के हो जाएं, ठीक है, इस तरह के एलिमेंट हो जाएं, जब हम टी पे शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे सो ऑन 1, तो क्या करेगा, फर्स्ट टर्म को 0 कर देगा और बाकी सारी टर्म जो है वो एज इट आ जाएंगी। और हमें पता है फील्ड में क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो अंडर एडिशन जरूर होती है। ठीक है, तो ये 0 हमारे पास आ गया, तो ये सारा फिर क्या बन जाएगा, ये एक फील्ड बन जाएगी। ठीक है, इसमें जो फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाएंगी। बट इफ अ कंपोनेंट इज 0, अगर हम उसके कंपोनेंट को ही 0 ले लें टू द लेफ्ट ऑफ सम नॉन 0 कंपोनेंट, फिर क्या होगा, देन इट वुड नॉट बी टी स्टेबल, then it would be not t stable. Thus it is clear that u k s are all of the f of x submodule by the bijection of f of x submodule and subspace invariant under t, जो हमारे पास ये जो t स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, और ये f of x submodule भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, लेट टी बी द शिफ्ट ऑपरेटर। अब हम यहाँ पे भी शिफ्ट ऑपरेटर यूज करेंगे ऑन द वेक्टर स्पेस वी एंड लेट, ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस हैं, यूजुअल बेसिस वेक्टर डिस्क्राइब्स इन द एग्जांपल ऑफ एफ ऑफ एक्स सब मॉड्यूल्स इफ m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल देन हो जाए n से, तो हमने क्या फाइंड करना है, a m x की पावर m प्लस a m माइनस 1 x की पावर m माइनस 1 प्लस सो ऑन a 0 इंटू e n। ठीक है, ये हमारे पास क्या स्टैंडर्ड बेसिस है, जिसे हम यूजुअल बेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये वेक्टर्स हमने एज इट लिख लिए। जब इन वेक्टर्स पे हम टी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, इस पे हमने क्या करना है, टी ऑपरेटर अप्लाई करना है इस पूरे टर्म पे, ए एम एक्स की पावर m प्लस ए एम माइनस 1 एक्स की पावर m माइनस 1। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने टर्म लिख ली, अब इस पे टी ऑपरेटर अप्लाई करना है तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, जब फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी प्लस ए की पावर m माइनस 1 एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस सो ऑन ए नोट इंटू ई एन, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब क्या कंडीशन गिवन है, m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल देन होना चाहिए n से, तो हम ये भी लिख सकते हैं n जो है वो लेस देन इक्वल देन हो m से। ठीक है, n की टर्म हमेशा हमने लेस देन लेनी है। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, n अगर लेस देन लेते हैं m से, तो फिर मैंने क्या लिखा है, n माइनस 1 लेंगे। कैसे लेंगे, क्योंकि e हमारे पास e n है, तो फर्स्ट वन हमारे पास एलिमेंट क्या आएगा,
ई एन का यहाँ पे E1 आ जाएगा जब हम यहाँ पे इसको 1 रखेंगे, ठीक है। एन को क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ पे E1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी जब एन को 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, तो E0 E1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाली टर्म बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पे E2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी जब हम ए और यहाँ पे एन की जगह पे 2 रखेंगे, 2 - 2, ये भी हमारे पास ये वाली जो है वो हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। ये लास्ट वाली टर्म सारी हमारे पास एज इट आ जाएंगी। यहाँ पे AN रखेंगे तो यहाँ पे A0 आ जाएगा, और इसके पीछे वाली टर्म क्या हो जाएगी, AN-1, और यहाँ पे जो हमारे पास n की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो ये यहाँ से लेकर ये सारी पीछे की तरफ सीक्वेंस जो है वो बन जाएगी, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास यहीं तक है। अब नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, लेट एफ हमारे पास क्या है, जो फील्ड है वो रियल नंबर है, और हमारे पास जो वेक्टर्स हमने लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं, वो हमने प्लेन से लेने हैं, ठीक है। एंड लेट टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी। अब जो हमने अभी देखा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है दूसरी वेक्टर स्पेस तक है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि वो सेल्फ वेक्टर स्पेस है, ठीक है, यानी कि सेम वेक्टर स्पेस हम ले रहे हैं। अब इसमें जो फील्ड है वो भी सेम ही होगी, विच इज रोटेशन क्लॉकवाइज। अब इसकी रोटेशन गिवन है, ये इंपॉर्टेंट बात है, विच इज रोटेशन क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन बाय π/2 रेडियस। इसको हमने यूज करना है, ठीक है। अब ये कहाँ पे यूज करना है ये मैं आप लोगों को बता दूंगी। शो दैट v and 0 आर दी ओनली f(x) सब मॉड्यूल फॉर दिस t, ठीक है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले ले लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा हुआ है कि शो करना है 0 और जो v है ये क्या है, ओनली f(x) सब मॉड्यूल है, ठीक है। यहाँ पे हम एक ड्रा कर लेते हैं प्लेन, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P। अब इसकी हमने क्या देखनी है, प्रोजेक्शन देखनी है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पॉइंट ले रही हूँ 3,2। इसकी हमें प्रोजेक्शन चेक करनी है, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस x। अब इसकी अगर प्रोजेक्शन x एक्सिस पे चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, 3,0, ठीक है। अब अगर हम इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे ABCD XY, ये किसके इक्वल आता है, AX + BY CX + DY, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन था, ये हमारे पास एक्चुअली जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और ये वाले हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे पास पॉइंट आते हैं ये वाले पॉइंट्स हम जो लेते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो आंसर आता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या पॉइंट्स हैं, 3 और 2, x और y के यही पॉइंट्स हैं ना, x, y, यहाँ पे इसके इक्वल है। अब ये आंसर क्या आना चाहिए, 3 और 0। अब ये 3 और 0 कैसे आएगा, यानी कि यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लिखें कि हमारा आंसर ये 3 और 0 आ जाए। तो हम अगर यहाँ पे फर्स्ट वन एंट्री 1 रखें, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी 3। नेक्स्ट वन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो जो ये हमारे पास आई है ना, ये हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखें, लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या था, एक वेक्टर v था, इसकी प्रोजेक्शन ली तो ये कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। अब ये जो इसकी प्रोजेक्शन आई है ये क्या है, 0। यहाँ पे हमारे पास जो इसका एक्सिस है y एक्सिस वो क्या है, 0 आ रहा है, ठीक है। जो v और 0 जो है वो ही इसमें जो है वो हमारे पास आ रहे हैं वेक्टर्स, एक वेक्टर v आ रहा है और दूसरा वेक्टर 0 आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, सब मॉड्यूल बनाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इसके अलावा कोई ऐसा वेक्टर या उसकी प्रोजेक्शन मिलती है जो सब मॉड्यूल बनाते हैं, ओके। यहाँ पे हमारे पास किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ये तो हमने सिंपल देखा था पॉइंट्स के लिए, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स के लिए था। अब हमने बात करनी है यहाँ पे रोटेशन क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन, तो ये हमारे पास जो है वो सर्कल की बात हो रही है जिसका रेडियस क्या है, π/2। अब सर्कल की बात हो रही है तो फिर हम इसी को देख लेते हैं, सर्कल के लिए वो क्या होगा, इन जनरल हम देख लेते हैं, फिर हम उसको तीनों क्वेश्चन में अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हमने क्या नेम देना है, cos थीटा और sin थीटा का नेम देना है, ठीक है। अब इसकी हमने प्रोजेक्शन चेक करनी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जब इसका ये पॉइंट आएगा तो यहाँ पे इसका जो रेडियस हमने रखा हुआ है वो 1 है, और यहाँ पे भी हम इसके अपोजिट एक पॉइंट ले रहे हैं इस तरह, और यहाँ पे इसका एंगल क्या है, थीटा, तो यहाँ तक इसका एंगल क्या होगा, 90 + थीटा। एक तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हो गए, और दूसरी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कौन से पॉइंट आएंगे, cos 90 + थीटा और sin 90 + थीटा। अब cos 90 + थीटा का हमें पता, फार्मूला पता है, cos A + B किसके इक्वल होता है, cos A sin B + sin A cos B। इसी तरह हमें sin का भी फार्मूला पता है, ये फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी वो आएगी cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पे
माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। ठीक है, अब इस जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो हमने इसको टी का नेम दिया हुआ है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमने फाइंड करनी है यहाँ पे, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो v और 0 जो हैं वो ही इसके साथ बड़ी होना है। यहाँ पे ये वेक्टर v है तो यहाँ पे जो है ये वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब इसकी प्रोजेक्शन हम ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, नोट दैट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t इज एक्सप्रेस्ड एज द 2/2 मैट्रिक्स इज t इज इक्वल टू 0 -1 1 0। अब ये कैसे आया है, जो हमने अभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड की हुई है इसकी मदद से आया है। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या गिवन था, π/2, π/2 थीटा इसमें पुट कर दें, कोस π/2 पे क्या आंसर देता है 0, कोस साइन π/2 पे आंसर क्या आएगा 1 और साथ में माइनस आ जाएगा, माइनस साथ लगा हुआ है। उसके बाद साइन थीटा π/2 पे आंसर का देता है 1 और कोस थीटा यानी कि कोस π/2 पे आंसर क्या आता है 0। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रही है वो भी यही बन रही है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने क्लेम कर देना है, वी फर्स्ट क्लेम दैट बोथ v एंड 0 आर f of x सब मॉड्यूल, देन बोथ v एंड 0 आर सबस्पेस ऑफ v एंड t इनवेरिएंट और t स्टेबल चेंज। अब t इनवेरिएंट और t स्टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस तक, इनके सेम इटसेल्फ वेक्टर स्पेस तक, और इसमें जो हमारे पास फील्ड है वो सेम हो, तो फिर हमारे पास क्या होता है, अगर हम t जो है वो v पे अप्लाई करें यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो वो सबसेट होना चाहिए इस वेक्टर स्पेस v का। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास है, इसको हम फिर क्या कहेंगे, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसको हम कहेंगे टी इनवेरिएंट या फिर टी स्टेबल। टी स्टेबल और टी इनवेरिएंट एक इसी के ही दोनों नेम है। ठीक है, अब देखिए हमने देख लिया, क्लेम कर लिया यहाँ से, तो हमने इसको निकाल लिया कि जो हमारे पास 0 और v वेक्टर है वही हमारे पास क्या है, सब स्पेस है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, वी फर्स्ट क्लेम दैट 0 एंड जो हमारे पास वेक्टर v है वो क्या है, सब स्पेस है, वो सब मॉड्यूल बनाते हैं, और ये क्या है टी इनवेरिएंट और टी स्टेबल है। हम टी इनवेरिएंट कैसे हैं, जब हम टी जो है वो एक वेक्टर पे अप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो भी एक वेक्टर ही आता है। ठीक है, वो इसका सबसेट होता है। तो जब हम 0 अप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, यानी कि 0 और v ही हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, सब मॉड्यूल है। अब हमने शो ये करना है क्या 0 और v के अलावा भी कोई वेक्टर है जो इसका सब मॉड्यूल बनाते हैं। Then we show that no other space subspace W can be a submodule। अब हमने इसका ये शो कर देना है कि कोई भी ऐसी W सबस्पेस एग्जिस्ट नहीं करती जो क्या बनाए, सब मॉड्यूल बनाए। अब हमने क्या कर लिया, सबसे पहले W को लेट कर लिया। ठीक है, W को लेट करना है, कैसे लेट करना है, जो हमारे पास कंडीशन गिवन है। सो फॉर एवरी प्रॉपर सबस्पेस W हमारे पास क्या जो एलिमेंट हमने लेने थे वेक्टर के, वो कहाँ से लेने थे, r² से। x y हमने ले लिया r² से, और यहाँ से हमने एक लाइन बना ली ax + by किसके इक्वल है 0 के, फॉर सम a b बिलोंग टू r ऑफ v वेक्टर v। ठीक है, अब हमने जो W लिया है ये हमारे पास इसके एलिमेंट किस टाइप के हैं, एक लाइन आती है हमारे पास। ठीक है, अब हम शो करवा देते हैं क्या ये सब स्पेस बनाते, सब मॉड्यूल बनाते हैं या नहीं। ax + by रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ऑन द xy प्लेन। ये xy प्लेन में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है दैट पासिस थ्रू द रीजन, जो रीजन से पास करती है। ठीक है, हाउएवर tw रिप्रेजेंट द लाइन, जो tw है वो जब हम w जो हमने प्रॉपर स्पेस ली है उस पर जब हम t अप्लाई करते हैं, लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू w, ये जो लाइन है ये w के परपेंडिकुलर हो जाएगी, एंड दस w इज नॉट टी इनवेरिएंट। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, जब हम ये लाइन लेंगे जो रीजन से पास करेगी, एक लाइन लेंगे हम जो रीजन से पास करेगी, ये हमारे पास क्या है ax + by एक लाइन है, ये रीजन से पास कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम कोई एक और लाइन ले लें जो यहाँ पे है, तो ये लाइन एक दूसरे के, एक मिनट, अच्छा दो लाइन्स अगर हम ले लें W में से, और उनका हमने कोई काउंटर एग्जांपल देनी है, क्या ये हर किसी के लिए सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर हम दो लाइन ले लेते हैं W में से और उनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, दो लाइन्स का जो हमारे पास एंगल हमें क्या गिवन है, थीटा हमें गिवन है 90, यानी कि दो लाइंस के दरमियान हमारे पास जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 90, और दो लाइंस के दरमियान अगर एंगल 90 हो जाए तो उसका आंसर क्या आता है, वो आता है 0, यानी कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अगर आंसर 0 आता है, क्या W जो हमने सब स्पेस दी थी उसमें तो 0 इंक्लूड ही नहीं था, उसमें हमारे पास एक पॉइंट नहीं बल्कि एक लाइन आती थी, इसीलिए जब हम TW को अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, एक 0 आता है, जबकि 0 जो है वो बिलोंग नहीं करता जो हमने W स्पेस ली हुई है। 0 एक पॉइंट है और W स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट पड़े हुए हैं वो लाइंस के पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है, ये टी इनवेरिएंट भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर
20 जो है वो भी सेम इसी तरह ही है। उसमें हमारे पास क्या है, जस्ट एंगल जो है वो हमारे पास क्या है, पाई। अब एंगल जब पाई होगा तो ये लाइन और ये लाइन ऐसे आ जाएंगी, दो लाइन्स, ठीक है। दो लाइन्स का हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। जब एंगल उनके दरमियान 180 होगा, -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। क्योंकि कोस जो है वो 180 पे हमें -1 आंसर देता है। जब हमारे पास ये -1 आएगा और हम इसकी डायरेक्शन भी क्या ले रहे हैं, क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज की वजह से ये माइनस इसको प्लस कर देगा। तो अगर हम कोई भी लाइन लेते हैं, दो लाइन, उन पे हम 180 का एंगल लेते हैं, तो वो हमारे पास अगेन जो है वो एक लाइन बन सकती है, ठीक है। या एक लाइन लेते हैं उस पर हम एंगल अप्लाई करते हैं तो वो भी हमारे पास अगेन एक लाइन आ सकती है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 में जो प्रॉपर सब स्पेस W है वो भी क्या बनाती है, सब मॉड्यूल बनाती है, ठीक है। तो वो टी इनवेरिएंट भी है। उसकी स्टेटमेंट हम देख भी लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, लेट f किसके इक्वल है, r के इक्वल, लेट v किसके इक्वल है, r स्क्वायर के इक्वल, एंड द t बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू v विच इज प्रोजेक्शन ऑन टू द y एक्सिस। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसी को हमने अंदर यूज़ करना है जब हमने इसकी एक नेगेशन इसकी देनी है। लाइक अगर हम एक प्रॉपर सब स्पेस, जैसे पिछले हमने क्वेश्चन में प्रॉपर सब स्पेस ली थी w, ये W में जब हम टी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तब ये लाइन हमें हेल्प आउट करेगी। शो दैट V0 द x एक्सिस एंड द y एक्सिस आर द ओनली f ऑफ x सब मॉड्यूल्स फॉर दिस टी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने देखा था प्रोजेक्शन किस पे है, y एक्सिस पे। तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये फिगर बना के दिखाई थी, सेम लाइक दैट यहाँ पे इसकी प्रोजेक्शन y एक्सिस पे ले लेना। y एक्सिस पे लेंगे और यहाँ पे कोई भी वेक्टर अप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास जो है ना वो इस तरह के एक वेक्टर आएगा। ऑब्जर्व दैट t इक्वल टू 0 0 1 देन वी फर्स्ट, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसी में भी क्लेम करना है कि हमारे पास v और 0 क्या है, ये x एक्सिस और y एक्सिस पे सब मॉड्यूल हैं किसके, f ऑफ x के, फॉर t, ठीक है। इट इज, अब हमने इसको क्लेम कर लिया कि जो v और 0 हैं यही सब मॉड्यूल हैं f ऑफ x के। अब हमने क्या शो करना है, क्या जो x एक्सिस और y एक्सिस के लिए सब मॉड्यूल हैं वो हमारे पास किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। इट इज़ इमीडिएट टू शो दैट v एंड 0 आर सब मॉड्यूल्स आज डिस्कस्ड इन क्वेश्चन नंबर 18। सो लेट अस कंसीडर द x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब हमने x एक्सिस और y एक्सिस को क्या प्रूव करना है, ये सब मॉड्यूल हैं या नहीं, ठीक है। देन ऑब्जर्व बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस आर एक्सप्रेस्ड एज v ऑफ x को हम डिनोट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर ये x एक्सिस है तो यहाँ पे जो y का पॉइंट है वो 0 होगा। तो ये x, 0 और हमने ये एलिमेंट कहाँ से लेने थे, r स्क्वायर से लेने थे, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये जो t है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन को। अब उसके बाद हमने जब y के एलिमेंट लेने थे वेक्टर में से, तो ये हमारे पास 0, y की फॉर्म में आएंगे और ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, ये कहाँ से बिलोंग करें, आर स्क्वायर से रिप्रेजेंटिवली। एंड बोथ वी एक्स एंड वी वाई आर सब मॉड्यूल ऑफ वी, मोर ओवर दे आर टी इनवेरिएंट। कैसे ये टी इनवेरिएंट है वो देख लेते हैं। जब हम वी ऑफ एक्स पे टी इनवेरिएंट अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। और 0 हमें पता है किसका सबसेट है, ये वी ऑफ एक्स का सबसेट है। अब क्यों कैसे 0 आता है ये देख लेते हैं। एक्स, ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है और एक्स एक्सिस पे ही हमारे पास जो वाई एक्सिस है वो 0 है। जब हम 0 से उस पॉइंट एक्स का डिस्टेंस निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, इसी तरह हम इस पे टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन तो ये आंसर क्या आएगा, ये भी 0 आएगा। कैसे, एक्स एक्सिस पे जब हमारे पास वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस 0 होगा तो वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे 0 के साथ अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा, वो भी 0 ही आएगा। और ये भी किसका सबसेट हो गया, वी वाई का। तो हमने यहाँ पे देख लिया बोथ आर टी इनवेरिएंट। क्यों, क्योंकि हमने टी इनवेरिएंट की डेफिनेशन देखी थी। जब हम किसी भी वेक्टर पे टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं वो सबसेट हो जाए उसी वेक्टर का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो टी इनवेरिएंट या टी स्टेबल है। Thus, f of x and v of x and v of y are f of x सब मॉड्यूल्स। अब हमने शो कर दिया कि हमारे पास 0, v x एंड वी वाई ये सारे क्या हैं, सब मॉड्यूल हैं। क्या इनके अलावा भी कोई सब मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है, अब हमने ये शो करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक w जो है ये एक प्रॉपर सब स्पेस हम कंसीडर कर लेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन है। तो हमने एक वेक्टर लेना था आर स्क्वायर में से और यहाँ इसकी इस वेक्टर से हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। फॉर डिस्टिंक्ट, अब ये जो लाइन है ये हमारे पास डिस्टिंक्ट होगी फ्रॉम बोथ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। अब उसके बाद जब हम टी डब्ल्यू अप्लाई करेंगे इस पे तो आंसर क्या आएगा, 0, y। कैसे y आएगा, क्योंकि हमें गिवन क्या था, जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू v अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन विच इज प्रोजेक्शन ऑन टू दी y एक्सिस। अगर इसकी प्रोजेक्शन y एक्सिस पे है तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे वो भी y के ही आएंगे और x एक्सिस 0 होगा, ठीक है। अब टी डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, 0, यहाँ पे लिख लेते हैं टी डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, टी डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस बन गया। यहाँ पे हमने किसे कहा था, वी वाई के फॉर्म में कहा था। ये हमारे पास जो है वो टी इनवेरिएंट नहीं है,
कैसे नहीं है? अगर हम W पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो ये किसका सब स्पेस होनी चाहिए थी? ये भी W का ही सब स्पेस होनी चाहिए थी। तो ये हमारे पास कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। And thus TW represent the y-axis or each line ax plus by is equal to 0 is projected onto the y-axis. Therefore W is not T invariant. अगर T invariant नहीं है या T स्टेबल नहीं है तो ये हमारे पास क्या है? सब मॉड्यूल भी नहीं है। तो हमने इस क्वेश्चन में ये देखा, हमारे पास 0 वेक्टर, v वेक्टर और vx और vy, ठीक है, यही जस्ट जो है वो सब मॉड्यूल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास फील्ड गिवन है, रियल नंबर्स की वेक्टर भी गिवन है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे पास गिवन है v टू v विच इज रोटेशन क्लॉकवाइज, इसकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, इसकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, अबाउट द ओरिजिन बाय पाई रेडियस, इसका रेडियस क्या है वो पाई है, और क्लॉकवाइज इसका जो है वो हमारे पास डायरेक्शन है, ये चीज़ हमने यूज़ करनी है। शो दैट एवरी सब स्पेस ऑफ v इज एन f of x सब मॉड्यूल फॉर दिस t। अगेन इट इज ऑब्वियस टू शो दैट बोथ v एंड 0 आर सब मॉड्यूल, यहाँ पे भी हमारे पास v और 0 क्या होंगे? सब मॉड्यूल होंगे। सो लाइक थिंक आप प्रॉपर सब स्पेस, हम यहाँ पे प्रॉपर सब स्पेस ले रहे हैं, क्या 0 और w के अलावा कोई और सब मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक प्रॉपर सब स्पेस ले लेंगे, यहाँ पे एलिमेंट जो है वो एक वेक्टर लेंगे r स्क्वायर से, और इसकी हम अगर किसी स्केलर के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो वो इस तरह लिखी जाएंगी, ये एक लाइन बनेगी हम हमारे पास। देन अगर हम TW अप्लाई करते हैं तो वो आंसर क्या आएगा? W आएगा। आंसर W कैसे आएगा? जब हम इसकी एलिमेंट उठाएंगे, एक्स वाई के एलिमेंट इसमें T अप्लाई करेंगे, तो T कैसे अप्लाई करना है हमें पता है। जब हम T के एलिमेंट को W पे अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास कंडीशन गिवन है वो ये वाली यूज होगी। अबाउट इज रोटेशन क्लॉकवाइज, इसकी रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज है। जैसे कि हमने एक T लिया हुआ था, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक लाइन की बात हो रही है ax प्लस by, ये हमारे पास लाइन है किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ये लाइन है एक्स एक्सिस में, जब इसको हम रोटेट करेंगे, कैसे रोटेट करना है? पाई के रेडियस से, तो ये हमारे पास कहीं यहाँ पे आके लाई करेगी, यहाँ पे माइनस ax माइनस by हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लाइन ax प्लस by की फॉर्म की है, जब इसको हम रोटेट करेंगे पाई रेडियस से, ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस ax माइनस by हो जाएगी। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ax प्लस by। अब इसकी रोटेशन क्या दी हुई है? क्लॉकवाइज दी हुई है, तो हम रोटेशन इसकी एंटी क्लॉकवाइज लेते होते हैं। ये रोटेशन क्लॉकवाइज गिवन है, तो इस नेगेटिव साइन को ये क्लॉकवाइज की वजह से पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो जो हमारे पास TW है, जब इस पर हमने T अप्लाई किया था, कैसे अप्लाई किया है अगेन रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास एक लाइन गिवन थी, ठीक है, ये लाइन है W की, इसको हमने पाई के रेडियस से रोटेट किया तो ये लाइन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो W है वो क्या हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अगर इस तरफ आगे की तरफ लाइन है तो उसके जब हम पिछली तरफ इमेज ड्रा करेंगे तो ये नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया तो ये अगेन हमारे पास क्या आ गया? ये W ही आ गया। अब इसकी क्लॉकवाइज की वजह से ये माइनस का साइन, इसकी क्लॉकवाइज की वजह से जो माइनस का साइन आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, तो TW जो है वो किसका हो जाएगा? TW किसके इक्वल आ जाएगा? वो W के ही इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पे शो की है। सिंस रोटेशन ऑफ ईच लाइन ax प्लस by अबाउट द ओरिजिन बाय पाई इज invariant, ठीक है, T invariant. Therefore W is a T invariant and hence every subspace of V is f of x submodule of V. ओके गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।